अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मुझे आज लग रहा है कि आप माशाल्लाह सारे जो है ना फुल एनर्जी में हो आज, क्योंकि ये दिन की आज पहली क्लास है। इसलिए अभी सारे जो है ना फुल एनर्जी के साथ हम मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे ही एक दो क्लासेस गुजरती हैं तो आप लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है। बेटा, आपके हैंड्स फ्री की वजह से मेरा जो है ना गला ख़राब ना हो जाए। अच्छा जी, तो आज हम यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको एंड करेंगे। तो कल हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसकी इंपॉर्टेंस की बात की थी, इलेक्ट्रोलिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। नहीं, वैसे आप लोग फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक के क्या नुकसानात हैं। एनर्जी ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? तो एनर्जी ड्रिंक के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि उनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और जिनके अंदर गेन करने का पोटेंशियल है, इसका मतलब उनमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या मुराद होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल टू गेन इलेक्ट्रॉन। जी, तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
ई नॉट से, और ये हम मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 298 केल्विन पे। ठीक है, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जी जिंक, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और हम इसमें डिप कर रहे हैं जिंक को। ये हमारे पास है जी जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। तो आपने जो इलेक्ट्रोड लेना है उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करना है, 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन। आपने उस इलेक्ट्रोड का 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसका जिंक सल्फेट का आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लेना है, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास जिंक आयंस भी मौजूद हैं और सल्फेट आयंस भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने जो इलेक्ट्रोड लेना है उसको उसी के 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देना है। लो भाई, अब दो बातें होंगी इसमें। पहली बात क्या है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर जो जिंक के एटम्स हैं, ये जिंक के एटम्स हैं हमारे पास, ये जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर जो जिंक के एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। मतलब ये जिंक इलेक्ट्रोड के एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और ये जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो जिंक, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, वहां से जिंक आयंस दोबारा जाएंगे और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जिंक एटम वहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्यूशन से जिंक आयंस जाएंगे, वो दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वहां फिर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो पहला रिएक्शन है इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो दूसरा रिएक्शन है इसमें जिंक रिड्यूस हो रहा है। अब हर एलिमेंट का इन दोनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन जो है उसका एक्सटेंट ज्यादा होता है। तो जिंक के केस में जिस रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है वो ये रिएक्शन है। तो जिंक जो है एट अ टाइम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से किस रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है, इस रिएक्शन का जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल से। ओवरऑल जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जिंक आयंस बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां एक्यूमुलेट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनी, द पोटेंशियल सेटअप, the potential setup when an electrode is in contact with 1 molar solution of its own ions at 298 केल्विन। जी, ये वो पोटेंशियल सेटअप है जो क्रिएट होता है कब, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करें एट 98 केल्विन। तो जिंक के केस में जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये जो है ना, हर एलिमेंट की एक डिफरेंट नेचर होती है। ये नेचुरली ऐसा है कि जिंक के केस में उसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू रिड्यूस होने का पोटेंशियल।
तो जिंक के केस में ज्यादा रिएक्शन कौन सा चल रहा है? ये ऑक्सीडाइज होने वाला रिएक्शन जो है इसका एक्सटेंट ज्यादा है। एक्सटेंट ज्यादा से मुराद है कि ये वाला रिएक्शन जो है जिंक के केस में ये आसानी से हो जाता है। जिंक जो है आसानी से जो रिएक्शन शो कर रहा है वो ये वाला रिएक्शन है जिसमें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि इसके लिए रिड्यूस होना बहुत मुश्किल है, इसके लिए रिड्यूस होना मुश्किल है। तो ओवरऑल जिंक का पोटेंशियल क्या है? ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो इस जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये हमें पता है, ये हम आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताएगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हमने पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताएगी कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब अगर हम ले लें कॉपर, अब हमारे पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन में हम ले रहे हैं कॉपर। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है दैट इज कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रोड को किस में डिप करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड को किस में डिप करेंगे? इसी के 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि इसको हम डिप करेंगे 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन पे। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं। कॉपर के केस में क्या होगा जी? अभी हम ट्रिक की बात करेंगे, अभी हमने न्यूमेरिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो अभी हम पढ़ लें तो फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि आपने कैसे याद करना है जी। अब कॉपर के केस में भी 2 रिएक्शंस होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉपर इलेक्ट्रोड का जो एटम है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड के एटम्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें और वो कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में आ जाए। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉपर इलेक्ट्रोड का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कॉपर आयंस जो हैं ये वहां जाएं और दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वहां पर डिपॉजिट हो जाए। कॉपर आयंस दोबारा इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएं, वहां इलेक्ट्रॉन गेन करें और कॉपर फिर से वहां डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो कॉपर के केस में भी दोनों रिएक्शन होंगे, लेकिन कॉपर के केस में किस रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा? कॉपर के केस में इस रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। कॉपर के केस में रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ओवरऑल कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर आयंस वहां पे जा रहे हैं ना। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर आयंस वहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो कॉपर आयंस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक के केस में जिंक के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, कॉपर के केस में कॉपर के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम जिक्र करेंगे शी का जी। व्हाट इज शी? बेटा अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अभी आप लोगों ने सब्र करना है। आप लोग घबरा जाते हो, जल्दी से घबरा जाते हो। जी, कॉपर न्यूट्रल होके ही डिपॉजिट होगा, लेकिन जब वो कॉपर आयंस यहां पर जाते हैं
तो कॉपर आयंस जब यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ओवरऑल कॉपर आयंस जब यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता कॉपर आयंस जो हैं वो उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कॉपर आयंस यहां पर इकट्ठे होते रहेंगे। तो ओवरऑल इस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जी नहीं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता, ये साइंटिस्ट को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी बेस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जी तो नेक्स्ट है जी हमारे पास शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन होगा, किसका सोल्यूशन होगा, 1 मोलर HCl सोल्यूशन या 1 मोलर नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। अभी हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। अभी आप वेट करो, अभी आप सारे क्वेश्चंस, अभी आप सारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत अर्ली कर रहे हो, अभी आप वेट करो, अभी आप सारा पहले लेक्चर सुन लो, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है। सेल्फ पोटेंशियल का भी अभी हम जिक्र करेंगे। अभी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि अभी हम आगे सारा कुछ पढ़ रहे हैं, आपको उसके अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई मसला होगा तो फिर आपने क्वेश्चन करना है। अभी आप जरा बस कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनो। जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है। जी ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, और यहां पर हमारे पास एक होल होता है। इस ग्लास ट्यूब में हमारे पास एक प्लैटिनम वायर होती है। जी दिस वन इज प्लैटिनम वायर, और इसके साथ हमारा एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये है जी हमारा, ये प्लैटिनम वायर है। हमें पता है ये प्लैटिनम जो है ना ये इनर्ट है, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता। प्लैटिनम क्या होता है, इनर्ट। प्लैटिनम जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता। तो ये हमारी प्लैटिनम वायर है, और इस तरफ जो है ये हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अच्छा जी, इस पूरी ग्लास ट्यूब को हमने डिप कर दिया है इस सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारे पास, 1 मोलर। जी हम सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे या नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन आयंस होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो आपने 2 हाइड्रोजन आयन वाला एसिड इस्तेमाल नहीं करना, वो एसिड जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन है, जैसे कि, और वो एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। और वो एसिड क्या है हमारे पास, एक या तो नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। जी तो इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी हैं और क्लोराइड आयंस भी हैं, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं। और यहां पर ये जो हमारे पास होल है, इस होल की मदद से हम यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो अंदर ब्लो करेंगे। यहां पर हम हाइड्रोजन गैस की सप्लाई देंगे। सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने प्रेशर पे,
हाइड्रोजन गैस का कितना प्रेशर होना चाहिए? 1 atm। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। ठीक है जी, ये तो है हमारी कंस्ट्रक्शन। ग्लास ट्यूब है, उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और यहाँ से एक होल है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस की सप्लाई देंगे 1 atm प्रेशर पे, और इस ग्लास ट्यूब और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। तो इसका मतलब सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं। लो भाई, अब यहां पर भी दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि ये जो हाइड्रोजन गैस आएगी यहां से, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर आके, ये दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन गैस के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये दो हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो हाइड्रोजन आयंस बन के सोल्यूशन में आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयंस जाएंगे और दोबारा से दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और फिर से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो यहां पर बबल्स क्रिएट होंगे। हाइड्रोजन के केस में भी दोनों रिएक्शंस चलेंगे, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस भी होगा। और हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का पोटेंशियल बराबर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर है। इसीलिए अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 है, +1 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1 है, तो +1 -1 आंसर 0। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, शी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। जितना ऑक्सीडाइज हुआ उतना ही रिड्यूस हो गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या आया? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है ना वो कैंसिल कर देंगे। ऑक्सीडाइज होने में जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल रिड्यूस होने का था, दोनों वैल्यूज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या आ गया? 0। अच्छा, जिंक के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, और जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो था +0.76 वोल्ट्स। और कॉपर के केस में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल था और ये था +0.34 वोल्ट्स। अच्छा, यहां पर अब आपने एक और बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से सुननी है। एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था +0.76 वोल्ट्स, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इतना ही होगा, लेकिन साइन चेंज कर देना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76 वोल्ट्स। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल था +0.34 वोल्ट्स, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? इतना ही होगा, लेकिन साइन माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन साइन चेंज होगा। ठीक है, साइन आपने इन्वर्स कर देना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है? जैसे कि अभी हमने बात की कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो निकला था +0.76 वोल्ट्स, और कॉपर का जो निकला था वो निकला है +0.34 वोल्ट्स। तो ये हम मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग विद शी। जिस इलेक्ट्रोड का आपने पोटेंशियल मेजर करना है उसको आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, नहीं, हमने कैंसिल करवाना नहीं है। हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का पोटेंशियल बराबर था।
लेकिन जिंक के केस में ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल कुछ और था, रिड्यूस होने का पोटेंशियल कुछ और था। ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस में है तो वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस में। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। यानी कि यहां पर जो साइन है ना, साइन, उसका क्या मकसद है? साइन आपको यह बताएगा कि उसकी नेचर क्या है। यानी कि जिस एलिमेंट की जो वैल्यू पॉजिटिव में है, जैसे कि जिंक के केस में इसकी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो उसकी नेचर है। जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो उसकी नेचर है। तो जिंक के केस में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था प्लस 0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल था माइनस 0.76। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ऑक्सीडाइज होने वाली। तो हर एलिमेंट का जो पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा वो उसकी नेचर होगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये आपको बताएगा कि उस एलिमेंट की नेचर क्या है। अगर उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब है उसकी नेचर ऑक्सीडाइज होने की है। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो उसका मतलब है कि उसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल है। जो वैल्यू उसकी पॉजिटिव में होगी ना, वो उसकी नेचर होगी। नहीं नहीं, यहां पर बेटा मैं आपको बता रहा हूं प्लस और माइनस साइन का ये फर्क है। प्लस माइनस ये आपको ये बता रहा है, पर हम उन दोनों रिएक्शंस को ऐड नहीं ना कर रहे। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल से। तो वो क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस 0.76 वोल्ट है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। यहां पर आपने ये बात समझनी है कि हर एलिमेंट का जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, हर एलिमेंट की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो उसकी नेचर है। तो जिंक के केस में पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ये वाली प्लस कौन सी वैल्यू है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली। तो इसका मतलब है जिंक की नेचर है ऑक्सीडाइज होने की। लेकिन कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है। तो कॉपर के केस में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है?